CG Board Class 10 Science Chapter 5 Our Environment Energy Flow in the Ecosystem। हमने क्लास 9th में हैबिटेट लेसन में पढ़ा था कि कुटुम्बसर केव्स में रहती है कुछ स्पेशल स्पीशीज़ फिशेस की जिनको कि कानी मछली के नाम से जाना जाता है। ये जो है हैबिटेट लेसन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था इनके बारे में। वैसे ही उस सेम चैप्टर में हम लोग और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे उनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़े थे। वैसे तो चैनल में ऑलरेडी वो वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं कि हाँ हैबिटेट लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो अब इस वाले लेसन से हम लोग को ये समझ में आया कि जो हैबिटेट है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही में किसी भी हैबिटेट्स में एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स जो हैं उनका जो इंटर रिलेशनशिप होता है वो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए उसके एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम चीज़ हम लोग इसी बुक के चैप्टर 1 इवोल्यूशन में पढ़े थे एडाप्टेशन के बारे में कि जो स्पीशीज़ या जो भी ऑर्गेनिज़्म खुद को वेल अडेप्ट कर लेते हैं अपने हैबिटेट में, वो सारे जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो ग्रो होते जाते हैं। अब ये जो ग्रोथ है, इनका जो ग्रोथ है उससे इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा और इनका जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उस सेम हैबिटेट में रहने वाले अदर ऑर्गेनिज़म्स के जो भी लाइफ़स्टाइल होगा, उनका जो पॉपुलेशन होगा और उनका जो ग्रोथ होगा उसके ऊपर ये इम्पैक्ट डालता है। जैसे अगर किसी एक स्पीशीज़ का ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है तो उससे वहाँ रहने वाले बाकी स्पीशीज़ के ग्रोथ के ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा ही। अब वो कैसे पड़ेगा, क्या सारा इंटर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज़म्स का अपने हैबिटेट के साथ एंड अपने बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, मतलब ओवरऑल एनवायरनमेंट के साथ, वो हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स। कैसे हम लोग उनके रिलेशनशिप्स को स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एरिया सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ हम लोग स्टडी करेंगे किसी भी एक एरिया से। तो जैसे आप एक एरिया सिलेक्ट कर लो अपने हाउस या अपने स्कूल के पास में या अपने गार्डन में। ये मतलब ग्रासी फील्ड होना चाहिए, बस इतना हम लोग को ध्यान में रखना है। और ये प्लेस एटलीस्ट ऐसे जगह पे हो कि आप उसको रेगुलरली, मतलब एटलीस्ट ट्वाइस डेली, बोथ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर 5 डेज़ आप ऑब्जर्व कर पाएँ। इसमें आपको 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक एरिया जो है वो मार्क कर लेना है एंड उसके बाद आपको केयरफुली वहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कौन-कौन से इंसेक्ट्स हैं, कितने इंसेक्ट्स हैं, कितने फ्रॉग्स, बर्ड्स या कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज़म्स या प्लांट्स या फिर छोटे-छोटे ग्रासेस वगैरह जो भी कुछ है वो सब आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना है। काउंटिंग के टाइम पे आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो सब्सटेंस है ना उसको हम लोग को एक ही बार काउंट करना है, ठीक है? ओनली वन्स, सिर्फ़ एक बार काउंट करेंगे, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको देखना है कि वहाँ पे जो भी इंसेक्ट्स हैं या फिर प्लांट्स हैं उनको आप नेम दे दो कुछ ना कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वहाँ पे कोई ग्रास दिखा, उस टाइप का 2-4 ग्रास दिख रहा है तो आप उस टाइप के ग्रास का नाम रख दो ग्रास 20। कोई एक एंट आप देखे, उस वैरायटी के एंट्स और दिख रहे हैं तो उस वैरायटी का नाम रखो एंट्स 28, एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया है, ठीक है? अब जैसे वहाँ पे ट्रीज़ हैं, हर्ब्स हैं, बुशेस हैं, तो उन सबको भी हम लोग प्लांट्स वाले ग्रुप में डाल देंगे। अब वहाँ पे आप जो भी सारा ऑब्ज़र्वेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिए कुछ आंसर्स को अपने ऑब्ज़र्वेशन के अकॉर्डिंग जो है आंसर करना है। अगर आप इस एक्टिविटी को सच में परफ़ॉर्म करते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने में। लेकिन अगर आप परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हो, तो ठीक है, लेसन से ही उसको समझते हैं। तो आप क्या-क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो? वहाँ पे कोई फूड चेन या फूड वेब आपको देखने के लिए मिला क्या उस मार्क्ड एरिया में? एंड ऑब्वियसली आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बोला है कि उस एरिया के स्पीशीज़ को अगर आपको स्टडी करना है तो आप चाहें तो वहाँ का सॉइल जो है वो डिग करके उसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म्स हैं थोड़े बहुत उसको भी आप काउंट कर सकते हैं, अगर आपको वहाँ भी इंटर रिलेशनशिप पढ़ना है तो। अब अगर यहाँ पूछ रहा है कि कोई भी फूड चेन या फूड वेब देखने के लिए मिला उस मार्क्ड एरिया में, तो उसका एग्जांपल देने। तो एग्जांपल के तौर पे आपको वहाँ पे दिख सकता है, अगर कोई भी हर्बीवोरस इंसेक्ट वहाँ पे प्रेज़ेंट होगा, जो ग्रास पे फ़ीड करता हो, तो वो इंसेक्ट आप ले सकते हैं। उस इससे क्या होगा कि वो इंसेक्ट जो है वो ग्रास को खा रहा है और उसके बाद उस इंसेक्ट को कोई बर्ड आएगी उड़ के कहीं से और खा के चली जाएगी। तो एक टाइप का फूड चेन तो बन ही गया। अब सेम दूसरे भी हर्बीवोरस इंसेक्ट होंगे, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का नहीं होगा, और भी हो सकता है। तो 2-3 टाइप के आपको वहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स मिल जा रहे हैं जो कि प्लांट्स को खा रहे हैं एंड उसके बाद उनको बर्ड्स खा के चली जा रही हैं। तो इस टाइप से वहाँ पे एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बन सकता है। हो सकता है फ्रॉग हो वहाँ पे, तो वो फ्रॉग उनको खा ले, या हो सकता है वहाँ पे कार्निवोरस इंसेक्ट्स हों जो इस हर्बीवोरस इंसेक्ट्स को खा लें। तो उस टाइप से बहुत सारा वहाँ पे फूड चेन या फूड वेब जो है वो बन सकता है। इसके अलावा क्या सेम फूड चेन या फूड वेब आपको पूरे के पूरे गार्डन में देखने के लिए मिल रहा है? आप वो भी नोट कर सकते हैं। वहाँ पे कौन-कौन से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं उस एरिया में, आप वो नोट कर सकते हैं। अब ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? हैबिटेट लेसन में हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़े। अब एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो बायोटिक फैक्टर्स मतलब वो सारे जो लिविंग हो और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग हो।
बायोटिक में आप एग्जांपल ले सकते हैं वेजिटेशन का, किसी भी टाइप के प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, उसको हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। एंड ए बायोटिक में आप सॉइल, वाटर, लैंड या फिर सनलाइट, इन सब चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा क्या डिफरेंस है वहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स में मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स में? जैसे सुबह के टाइम पे मॉर्निंग आवर्स की बात करें तो वहाँ पे सनलाइट देखने के लिए मिलेगा ना, तो ये तो एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। और वहीं पे आप इवनिंग की बात करोगे तो वहाँ पे तो आपको सनलाइट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स में चेंजेस आ जाते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग में। अब आपको क्या करना है, एक एवरेज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैलकुलेट करने हैं दैट यू ऑब्जर्व पर डे इन एन एरिया। कैलकुलेट करेंगे कैसे अब हम लोग एवरेज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स? तो आपको क्या करना है, कितने स्पीशीज़ आप पर डे के एरिया में ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड कितना आप 5 डेज़ में ऑब्जर्व किए, उससे हम लोग को एवरेज निकालना है। फॉर एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ एंट्स अगर 50 हैं, दोस यू ऑब्जर्व पर डे एंड वर 10 व्हेन इट, जो आप ओवरऑल ऑब्जर्व किए, तो आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट नंबर मिल जाएगा एंड पॉपुलेशन का उस पर्टिकुलर एरिया में। तो इस टाइप से हम लोग उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। नाउ, डू यू थिंक ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल? क्या किसी भी एरिया में ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए इनफ रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं? तो अगर प्रेजेंट होंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर नहीं होंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं इवोल्यूशन लेसन में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया डिपेंड ऑन ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट फॉर सम बेसिक नीड्स। ये भी इवोल्यूशन लेसन में पढ़े थे। किसी भी एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं अपने बेसिक नीड्स के लिए। ये बेसिक नीड्स क्या क्या है? फूड हो गया, शेल्टर हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। सेम यही चीज़ें वहाँ पे भी दी थी ना इवोल्यूशन लेसन में। नाउ, उनका जो इंटर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का एंड एज वेल एज उनके इन्वायरमेंट के साथ उनका, उन सब चीज़ों को इन पर्टिकुलर यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं उनके बेसिस पे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ में आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है, इसको हम लोग फूड चेन के हेल्प से स्टडी कर सकते हैं, फूड वेब्स के हेल्प से स्टडी कर सकते हैं एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स के हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का भी लेसन में आगे देखेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है वो न्यू टर्म निकल के आया होगा अभी आपके लिए। नेक्स्ट है इंटर रिलेशनशिप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, वेदर, क्लाइमेट एक्सेट्रा एंड ऑर्गेनिजम्स, इन लोग का आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है, इसको स्टडी कर सकते हैं। अब इसके स्टडी के लिए हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल स्टडी कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड अच्छे रिजल्ट्स देगा। नाउ वी शैल ट्राई टू स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी मेनली अमंग बायोटिक कंपोनेंट्स विद अ मेंशन ऑफ अबाउट एनर्जी फ्लो इनटू द एबायोटिक एनवायरनमेंट। यानी कि हम लोग क्या करना है, बायोटिक कंपोनेंट्स का एनर्जी फ्लो पढ़ना है, वहाँ पे हम लोग को एबायोटिक एनवायरनमेंट को कंसिडर करते हुए चलना है, उसका भी क्या सारा इफेक्ट पड़ रहा है उसको देखते हुए चलना है। तो फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये सारे मॉडल्स को हम लोग स्टडी कर सकते हैं इस इंटर रिलेशनशिप के स्टडी के लिए। और डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स का ये इंटर रिलेशनशिप हम लोग इसके थ्रू यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहले इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड वो सारे कंपैरेटिव स्टडीज़ को करते हुए एक टर्म यहाँ पे निकल के आता है जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या है, तो यहाँ दिया है मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम, a self-coordinated system develops in an environment which we call as ecosystem। एक सेल्फ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, खुद ब खुद चल रहा है ये सिस्टम, इसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। ये क्यों आ रहा है, तो वही इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स के इंटर रिलेशनशिप की वजह से आ रहा है। अब ये जो वर्ड है ना इकोसिस्टम, ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था ईयर 1935 में। एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने ये यूज़ किया था और इनका नाम है A.G. टेंसले। सो अकॉर्डिंग टू हिम, interrelationships of biotic and abiotic components in an environment forms a system of continuous exchange of nutrients, energy, etc. So by collecting, comparing and analyzing data collected on different parameters in the environment, we can predict एंड फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ सर्टन स्पेसिफिक पैरामीटर्स ऑन द इन्वायरमेंट। यानी कि अगर हम लोग जो भी सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करें, एक्टिविटी जो कंडक्ट करें, उसके अगर डेटा को कलेक्ट करें, कंपेयर करें, एनालाइज करें, मतलब स्टडी करें, तो उससे हम लोग बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स निकाल सकते हैं इन्वायरमेंट के, जो कि किसी भी एरिया में वहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या फिर जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल को वो कैसे वहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, उन सब चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। सो द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन mainly on exchange of nutrients and energy between biotic and abiotic components is the study of environmental system। इसी को ही शॉर्ट में इकोसिस्टम बोलते हैं। आगे देखते हैं अब इसके बारे में। It is not by any means essential for conditions to remain same in a particular ecosystem। किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ज़रूरी नहीं है कि सारे कंडीशंस जो हैं वो हमेशा सेम रहें, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्स नेचुरल फिनोमिनास है जो कि होते रहते हैं एनी टाइम। इन सारे नेचुरल फिनोमिना का जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर बहुत सारा अफेक्ट पड़ता है।
और साथ ही साथ में ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है इन्वायरमेंट के साथ, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी इकोसिस्टम के ऊपर। तो हम लोग इकोसिस्टम को किसी भी मतलब डाइवर्स एरिया में इकोसिस्टम को पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री में, गार्डन में, फार्म में, फॉरेस्ट में, किसी भी जगह पे। ट्री में अपना खुद का एक इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। गार्डन में अपना खुद का एक इकोसिस्टम प्रेजेंट होगा। फार्म्स में खुद का एक इकोसिस्टम प्रेजेंट होगा। सेम फॉरेस्ट में, जैसे कि वहाँ वही हैबिटेट चैप्टर का फिर से यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है। कुटुमसर केव्स की कानी मछली जो है उनका, तो उनका अपना खुद का एक अलग इकोसिस्टम है। उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ फिश के बारे में वहाँ पे पढ़ रहे थे, ठीक है। अगर उसी का ही हम लोग वहाँ पे रहने वाले बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स को अगर इंक्लूड करके सेम चीज़ को स्टडी करें तो वो भी इकोसिस्टम का ही एक स्टडी हो जाएगा। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, एक लार्ज इकोसिस्टम का एग्जांपल अगर चाहें तो वो हो सकता है पूरा का पूरा ओशियन। ओशियन जो है वो एक लार्ज इकोसिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग स्मॉल इकोसिस्टम की बात करें तो उसके एग्जांपल में हम लोग सेल ले सकते हैं। सोचो, एक छोटा सा सेल जो है वो भी कंप्लीट इकोसिस्टम है, एंड एक बड़ा सा ओशियन जो है वो भी एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। तो ये जो इकोसिस्टम है ना वो बहुत ही डाइवर्स है नेचर में। सेल की अगर बात करें तो कैसे हो सकता है वो, तो बहुत सारे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस। बैक्टीरिया भी जो है तो बहुत सारे टाइप्स के बैक्टीरिया हो जाते हैं। वायरस में भी बहुत सारे टाइप्स के वायरस हो जाते हैं। इसीलिए जो सेल है वो भी खुद में मतलब एक सेल्यूलर इन्वायरमेंट जो है वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है इकोसिस्टम का। नाउ यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है कि इकोसिस्टम से पहले इकोलॉजी, ये टर्म जो है वो यूज़ किया जाता था। ये बहुत ही पुराना है, वाइडली यूज टर्म है। इसका यूज़ अर्न्ट हैकल ने किया था फर्स्ट टाइम। इकोलॉजी वर्ड का यूज़, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर उनके अकॉर्डिंग। अब अगर हम लोग इसका लिटरल मीनिंग देखें तो ये एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया है। इको जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हाउस, और लोगोस भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ हाउस इज नोन एज इकोलॉजी अकॉर्डिंग टू हिम। नाउ ये जो डेफिनेशन है उसको बाद में एक्सटेंड किया गया ईयर 1869 में, एंड वहाँ पे इसका डेफिनेशन अब कुछ यूँ बन के आ गया कि स्टडी ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज विद देयर इन्वायरमेंट। ये हो गया इकोलॉजी। दस इकोलॉजी जो क्या था वो एक साइंटिफिक स्टडी था। सेम वही यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट का इंटर रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं। अब ये जो इंटर रिलेशनशिप है वो रिलेटेड हो सकता है उनके फूड से, मतलब फीडिंग हैबिट से, उनकी रिप्रोडक्टिव हैबिट से, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है उस पे हो सकता है, पैरासिटिज्म पे डिपेंडेंट हो सकता है, या फिर दूसरे इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स जो भी हैं उनके लाइफ साइकिल पे, उन सब से डिपेंडेंट हो सकता है। और भी बहुत सारे सेवरल अदर स्टडीज़ जो हैं वो टाइम टू टाइम होते रहे हैं इन सारे इंटर रिलेशनशिप्स को पढ़ने के लिए। तो जैसे अभी हम लोग इकोसिस्टम को एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, राइस फार्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग को पता है कि मोस्टली जो फूड चेन्स होते हैं वहाँ पे जो प्लांट्स है वो स्टार्टिंग वहाँ पे स्टार्ट मतलब फूड चेन करें तो प्लांट से ही होता है। और प्लांट्स क्या है कि कैपेबल होते हैं, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके फूड प्रिपेयर कर सकते हैं और उस फूड को वो लोग स्टोर करके रखते हैं, एंड इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो प्लांट्स क्योंकि यहाँ पे फूड खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं। तो हम लोग जैसे वो लेसन 7 जो है ना आपकी बुक में, लाइफ प्रोसेस, उसका पार्ट 1 है। जैसे लाइफ प्रोसेस 2 पार्ट में आपको मिलेगा, चैप्टर 7 और 8 दोनों में। तो हम लोग लाइफ प्रोसेस में इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ेंगे, और उसका वीडियो वैसे ऑलरेडी चैप्टर 5 से पहले मैं आपको चैप्टर 7 पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं लाइफ प्रोसेस लेसन को, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। बाकी सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं किसी भी फूड चेन में, ठीक है। तो किसी भी फूड चेन में वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट हैं उनको हम लोग यूजुअली कंज्यूमर्स बोलते हैं। और कंज्यूमर्स भी फिर बहुत सारे टाइप्स के हो जाएंगे, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें राइस फार्म में, तो राइस फार्म में प्रोड्यूसर कौन हो जाएगा, तो ऑब्वियसली राइस प्लांट्स हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूसर है और राइस फार्म में तो राइस के ही प्लांट्स हैं। तो राइस प्लांट्स यहाँ पे हो जाएंगे प्रोड्यूसर्स। अब सेवरल ऑर्गेनिजम्स जो कि इस राइस फार्म पे फीड करेंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे कंज्यूमर्स। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि इन कंज्यूमर्स पे फीड करेंगे, तो फिर वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, उसको भी हम लोग लेंगे कंज्यूमर्स में ही। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कहाँ पे आएंगे, हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे आएंगे यहाँ पे। और कुछ ऑर्गेनिजम्स है बोल सकते हैं जो कि सॉइल में ही रहते होंगे, कुछ होंगे जो वाटर में रहते होंगे। देखो राइस वाला जो फार्म होता है वहाँ पे तो पानी एकदम डुबा डुबा के भरा हुआ होता है ना प्लांट्स में। तो जो प्लांट्स में रहने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो वाटर में रहते होंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो राइस प्लांट्स के ऊपर ही रहते होंगे, कुछ होंगे जो सॉइल में रहते होंगे। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और वैसे ही कुछ ओकेशनल विजिटर्स भी होंगे जो कभी कभी वहाँ पे आया करते होंगे उस फार्म में। तो इस टाइप से वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो एक डाइवर्स इकोसिस्टम वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। राइस फार्म में टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता होगा, तो अब जैसे उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक। उसके लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे ये दिया हुआ है, फूड वेब पूरा बना हुआ है राइस फार्म का ही। तो उस चीज़ पे हम लोग आएंगे। अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं एक बार रीड कर लेते हैं, फिर फिगर को देख करके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अ राइस फार्म। ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन
and the figure given here and list all the abiotic components in a rice farm. अब राइस फार्म में क्या क्या एबायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट में यहाँ पे फर्स्ट थिंग आ जाएगा वाटर, दूसरा आ जाएगा सॉइल, तीसरा आ जाएगा सनलाइट, और क्या आ जाएगा एयर। तो ये सारे यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स कंपोनेंट्स जो है प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं बहुत मेजर मेजर गिना दी और भी बहुत सारे होंगे, आप भी सोच पा रहे होंगे कि कौन कौन से यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा सेम वही अभी हम लोग फिगर 4 में आएंगे तो वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं राइस फार्म में ऑर्गेनिजम्स के, जो ऑर्गेनिज्म जो है वो राइस प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो हम लोग उनका इंटर रिलेशनशिप, इन ऑर्गेनिजम्स का इंटर रिलेशनशिप जो है वो राइस फील्ड के साथ में उसको स्टडी कर सकते हैं। एंड साथ ही में जो वहाँ के बायोटिक कंपोनेंट्स है उसके साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है वो स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, इस इंटर रिलेशनशिप को अगर मैं समझाऊँ आपको तो क्या बोल रहा है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर लो, जैसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। मान लो मैं इस फॉक्स को कंसिडर कर लूँ, तो इसका यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप की अगर बात करें तो क्या, जैसे वो स्क्वेरल्स पे फीड कर रहा है तो ये हो गया बायोटिक कंपोनेंट जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। इसके अलावा अब ये रेस्पायर करता होगा तो ए बायोटिक फैक्टर कौन सा हो जाएगा जिस पे डिपेंडेंट हो गया, वो हो गया वहाँ पे प्रेजेंट एयर। तो इस टाइप से मतलब इंटर रिलेशनशिप की बात यहाँ पे करता है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फूड चेन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व इन द गिवन फूड वेब, सिलेक्ट एंड राइट एनी 5 ऑफ देम। तो यहाँ पे फूड वेब दिया है तो इसमें से कोई भी 5 फूड चेन आपको सिलेक्ट करके लिखने के लिए बोल रहा है। अब देखो जैसे ये राइस फार्म है, यहाँ से आपको स्टडी करना है फूड चेन और फूड वेब को। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ही डाइवर्स यहाँ पे फूड वेब आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इस यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये जो राइस प्लांट्स हैं इन सब के ऊपर ये सारे ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट है, जो नीचे में आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे डायरेक्टली डिपेंडेंट है इस प्लांट्स के ऊपर। अब इन सारे के ऊपर फिर ये लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे जो ऊपर आपको दिख रहे हैं। तो ये हो गया प्रोड्यूसर, फिर ये सारे हो गए यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर यहाँ पे ये सारे भी कंज्यूमर है। अब इसको सेकेंडरी कंज्यूमर के टर्म में लेंगे, समझेंगे उसको प्राइमरी सेकेंडरी हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं। अब देखो अगर इसको आप स्टडी करो तो इसके अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा फूड चेन दिया हुआ है, इस फूड चेन का एस्टिमेटेड यहाँ पे नंबर्स भी दिए हुए हैं सारे ऑर्गेनिजम्स के। अब ये एस्टिमेशन जो है वो 1 हेक्टेयर का है, मतलब कि 100 स्क्वायर मीटर जो है राइस फार्म का, उसके अंदर इतने स्पीशीज़ जो है वो प्रेजेंट है, ऐसा टाइप से दिया है। ठीक, कितना दिख रहा है यहाँ पे आपको, 1 लाख राइस प्लांट्स, 1000 रैट्स। अब 1000 रैट्स को फीड कर रहे हैं 50 स्नैक्स, और इन 50 स्नैक्स पे फीड हो रहे हैं फिर 5 हॉक्स, इस टाइप से। ठीक, अब यहाँ से देखा जाए अगर अगर आप मैं बोलूँ कि एक रैट के ऊपर कितने राइस प्लांट्स आ रहे हैं, अगर तो यहाँ दिख रहा है आपको 1000 है, तो यहाँ से आप ये 1000 का 30 यहाँ से आप हटा दो, फिर यहाँ से इसका आप 30 हटा दोगे तो पता चलेगा कि हाँ एक सिंगल रैट जो है वो 100 राइस प्लांट्स कंज्यूम कर रहा है अकेले। अब अगर हम लोग रैट्स और स्नेक्स का देखें तो फिर यहाँ पे आप 0 और 0 कट कर लो और फिर यहाँ 5 से आप इसको डिवाइड करोगे 100 को तो 20 आ जाएगा, मतलब कि एक स्नेक अकेले 20 रैट्स पे फीड कर रहा है, उतने 20 रैट्स को वो कंज्यूम कर ले रहा है। फिर वही 50 और 5 दिया है हॉक और स्नेक का रेशियो, तो अगर उसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10:1 का रेशियो, मतलब एक सिंगल हॉक जो है वो 10 स्नेक्स पे 10 स्नेक्स को कंज्यूम कर लेता है। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम लोग को क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या क्या है, विच ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमर इन द गिवन फूड चेन। कंज्यूमर कौन कौन है, तो राइस प्लांट तो प्रोड्यूसर है, इसको खा रहा है रैट, रैट को स्नेक और स्नेक को हॉक, तो ये तीनों हो गए यहाँ पे कंज्यूमर्स। ठीक, नेक्स्ट है हाउ मेनी राइस प्लांट्स वुड फीड अ रैट, एक सिंगल रैट कितने राइस प्लांट्स को यू वो कर रहा है, खा रहा है। तो हम लोग को पता है एक सिंगल रैट जो है वो अकेले 100 राइस प्लांट्स जो है वो खा जा रहा है। नेक्स्ट है अ हॉक फीड्स ऑन हाउ मेनी स्नेक्स, अब एक हॉक कितने स्नेक्स खा रहा है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा डिवाइड करेंगे जस्ट तो 10 स्नेक्स वो कंज्यूम कर ले रहा है। नाउ इफ़ द रैट्स आर किल्ड हाउ वुड इट अफेक्ट राइस प्लांट्स स्नेक्स एंड हॉक्स। अब क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ से मैं रैट्स को गायब कर दूँ, सारे रैट्स अगर किल कर दें तो ये बाकी तीनों चीज़ों को कैसे अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रैट को हटा दे रहे हैं, रैट के ऊपर तो स्नेक डायरेक्टली डिपेंडेंट था, रैट रहेगा नहीं तो क्या होगा, स्नेक्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा, अब उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं। फिर स्नेक्स का पॉपुलेशन डिक्रीज होगा तो हॉक्स का पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, तो इनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है। एंड वहीं दूसरी जगह पे जो राइस प्लांट्स हैं इनको तो रैट्स कंज्यूम कर जा रहे थे ना, एक अकेले रैट 100 प्लांट्स खा जा रहा था, तो अगर रैट रहेगा ही नहीं तो प्लांट्स का पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। मतलब एक फूड चेन डिस्टर्ब करने से कहीं कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ स्पीशीज़ बोल सकते हैं जो है डिक्रीज हो जा रहे हैं और वहीं पे कुछ है जो इंक्रीज होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ इस टाइप से अफेक्ट हो रहा है इनका। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, बस यही एक सिंपल सा फूड चेन थोड़ी ना प्रेजेंट है यहाँ पे, यहाँ तो फूड वेब प्रेजेंट है। तो फूड वेब में तो रैट के अलावा रैट के जैसे और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी तो प्रेजेंट है। जैसे अब रैट अगर हम लोग किल किए तो स्क्वेरल पे क्या अफेक्ट पड़ने वाला है, या हर्बीवोरस इंसेक्ट्स पे क्या अफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ देखिए अब इस फिगर में हम लोग किए हैं सिर्फ रैट को किल, रैट को किल कर दिए हैं, तो अब देखो ये प्लांट्स का ग्रोथ कैसे बढ़ेगा, और भी तो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इसके ऊपर फीड करते हैं।
तो रैट भले इस प्लांट्स को खाना छोड़ दिए लेकिन बाकी लोग तो खा रहे हैं, तो क्या इसका ग्रोथ हो पाएगा? बल्कि उल्टा और क्या हो सकता है यहाँ पे कि रैट्स की जगह पे बाकी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको और ज़्यादा खाना मिलने लगा। पहले कम मिलता था क्योंकि रैट भी खा रहा था साथ में, अब रैट हट गया तो अब इन लोग को ज़्यादा मिल रहा है। तो उस बेसिस पे तो ये हो सकता है कि इन लोग का पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरी जगह पे जैसे रैट्स को स्नेक्स जो है कंज्यूम कर रहे थे, तो रैट की जगह ये स्नेक जो है वो तो फ्रॉग को भी कंज्यूम कर रहा है। यही स्नेक स्क्वेरल्स को भी कंज्यूम कर रहा है, रैबिट को भी कंज्यूम कर रहा है। तो रैट अगर डेथ हो भी गया, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स, रैट के मर जाने से बाकी लोग का ग्रोथ अगर बढ़ जा रहा है, तो दैट मीन्स स्नेक को खाने के लिए इनफ फूड तो फिर भी मिल रहा है, यानी कि इसका ग्रोथ भी हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक चीज़ को अगर हम लोग बीच से हटा दें तो बाकी सारे पे सिंगल इफेक्ट पड़े, और भी बहुत तरीकों से उनके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। इसी चीज़ को यहाँ पे वो एक्सप्लेन करना चाहा फूड वेब की हेल्प से। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बहुत कुछ। फूड चेन और फूड वेब जो है इसलिए इम्पोर्टेंट होता है इनको स्टडी करना। सिर्फ फूड चेन से हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ नहीं समझ सकते हैं। अब देखो, इसी डाइवर्सिटीज़ की वजह से बहुत डाइवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिला। फूड चेन जो है मतलब ख़त्म ही नहीं होता होगा। एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा वो रिलेटेड है ही वहाँ पे। तो इसलिए फूड वेब जो है वो एक बेटर स्टडी होगा इन सब चीज़ों के लिए। नाउ अब जैसे यहाँ से आप स्टडी कर पाए कि फूड चेन या फूड वेब में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो सोलिली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर। वहीं पे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो सोलिली डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो इसके वजह से डिफरेंट लेवल्स हम लोग बना सकते हैं। इनके रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए डिफरेंट लेवल्स बना सकते हैं। ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ये एक बहुत ही कॉमन सा प्रोसेस है जिसको फूड चेन और फूड वेब में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिनको कोई और खा जा रहा है, मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर बीइंग ईटन आर कॉल्ड प्री, while those that eat them are called predators। अब ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं इनको हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं। जैसे राइस प्लांट हो जाएगा, अगर राइस फार्म का एग्जांपल हम लोग लिए हैं यहाँ के इकोसिस्टम का, तो इस इकोसिस्टम में राइस प्लांट्स जो है वो 1 ट्रॉफिक लेवल पे हो जाएंगे, रैट जो है वो अनदर ट्रॉफिक लेवल पे हो जाएगा, स्नेक्स अनदर ट्रॉफिक लेवल एंड हॉक्स जो है वो स्टिल अदर ट्रॉफिक लेवल। तो बहुत सारे यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो बन जाते हैं। तो इस इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल्स बने हैं अब उनको स्टडी करते हैं। फूड चेन एंड फूड वेब जो राइस फील्ड का था उसको स्टडी करके जो सारे रिजल्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी ट्रॉपिक लेवल्स को समझेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो राइस प्लांट्स थे उसके ऊपर कुछ चीज़ें जो हैं वो फीड करी थी डायरेक्टली, जैसे स्पैरोज थे, हर्बीवोर्स इंसेक्ट्स थे, रैट, रैबिट, स्क्वेरल एक्सेट्रा। ये सारे जो हो जाएंगे उनको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। राइस प्लांट्स क्या थे? प्रोड्यूसर्स। तो बाकी सारे जो राइस प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो इस प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ना वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट थे उनको हम लोग बोलेंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। अब इसके अलावा और भी ज़्यादा आगे मतलब इसी टाइप से ये बढ़ते जाएगा। अब इन्हीं के ही फीडिंग हैबिट के स्टडी को हम लोग डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस लेवल्स पे अगर हम लोग डिवाइड करें तो यही फीडिंग लेवल जो है इसी को ही हम लोग ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तो अगर फीडिंग लेवल का इस टाइप से बात करो तो प्रोड्यूसर्स जो है वो आ जाएंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, एंड टर्शरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, क्वाटनरी कंज्यूमर्स फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। इस टाइप से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, यूजुअली क्वाटनरी कंज्यूमर्स तक ही ये देखने के लिए आपको मिलेगा, मतलब फोर्थ फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल तक आकर के ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं, उसके ऊपर जाने का ज़रूरत पड़ता नहीं है। Usually, in a population of organisms of a particular tropic level, we may find competitive feeding behavior। क्या होगा कि इसी एक पर्टिकुलर ट्रॉपिकल लेवल पे जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए ना उन लोग के बीच में फीडिंग बिहेवियर में कंपटीशन रहता होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो आप प्राइमरी कंज्यूमर्स वाला। प्राइमरी कंज्यूमर्स में हम लोग बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स लिए ना, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट थी जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर के फॉर्म में ले रहे हैं। यहाँ पे प्लांट्स के ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट थे, इतनी सारी चीज़ें, तो इन लोग के बीच में कंपटीशन तो रहेगा ही ना। इसलिए किसी एक सेम पर्टिकुलर लेवल पे, पर्टिकुलर टॉपिक लेवल पे जो है आपस में जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फीडिंग बिहेवियर में आपस में कंपटीशन रहता है। वहीं हायर ट्रॉपिक लेवल्स जो हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं अब इन लोअर वाले के ऊपर जो नीचे में प्रेजेंट है। अब इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है तो उससे ऊपर वाले का अफेक्ट जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ ट्रॉपिक लेवल इज कंट्रोल्ड बाय द पॉपुलेशन ऑफ नेक्स्ट और हायर ट्रॉपिक लेवल। यानी कि किसी एक ट्रॉपिक लेवल का जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका जो पॉपुलेशन होगा वो अपने से ऊपर वाले जो भी ट्रॉपिक लेवल है उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। कहीं ना कहीं उससे कंट्रोल हो गई ना, क्योंकि उन्हीं को ही फीड करके आगे वाला लेवल जो है वो इंक्रीज होने वाला है। देयर आर सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स इन द नेचर दैट ईदर फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर और ऑन वेस्ट और अदर ऑर्गेनिजम्स। देखो, कुछ हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर्स पे फीड करते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे स्कैवेंजर्स। ठीक है,
और वहीं पे मतलब डेड और डिकेइंग की बात करें तो स्कैवेंजर्स और डिकम्पोज़र्स ये दोनों टर्म्स वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डिकम्पोज़र्स जो है वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स पे कंज़्यूम कर जाएँगे। डेड हो रहा है, डीके हो गया, जो खराब हो गया, ठीक है? जो डेड ऑर्गेनिज़म्स थे उनको जो ईट किए वो हो गए स्कैवेंजर्स। इसके एग्ज़ाम्पल में क्रो और कॉकरोचेस को हम लोग ले सकते हैं, जो मर जाता है उस चीज़ों को वो खा लेते हैं। अब ये भी खा के जो अब पोर्शन छोड़ दिए हैं, जो अब कोई काम का नहीं है, अब एक तरीके से वेस्ट हो गया है, उस वेस्ट को अब जो खत्म करेगा, जो डिकम्पोज़ करेगा उसको हम लोग बोल रहे हैं डिकम्पोज़र्स। इसके एग्ज़ाम्पल में हम लोग बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा को ले सकते हैं। तो अब ये सारे ऑर्गेनिज़म्स कौन से टॉपिक लेवल पे आएँगे? हम लोग प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को तो ले लिए, अब ये जो डिकम्पोज़र्स हैं इनको कौन से टॉपिक लेवल पे डालोगे? वहीं पे जो ओमनीवोरस ऑर्गेनिज़म्स हैं, देखो हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स में तो हर्बीवोरस सारे ऑर्गेनिज़म्स को ले लिए थे एंड उसके बाद वाले सेकेंडरी और टर्शियरी, क्वाटरनरी में जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग कार्निवोरस को ले लिए थे। तो ये जो ओमनीवोरस ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ये कौन से टॉपिक लेवल पे जाएँगे? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपिक लेवल यहाँ पे दिख रहा है और ये तीनों को ही कंज़्यूम कर सकते हैं स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोज़र्स। तो इनको हम लोग किस टॉपिक लेवल पे रख सकते हैं? तो ट्रॉपिक लेवल्स पे रखना तो ये पॉसिबल नहीं हुआ इन चीज़ों को। इनके लिए ट्रॉपिक लेवल कोई बना ही नहीं है। तो अब इसको हम लोग स्टडी करेंगे अनदर मॉडल से जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इस इकोलॉजिकल पिरामिड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया है। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगा तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिविज़न करते रहिएगा ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल। एंड इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया होगा और आपको लग रहा होगा कि ये उनके लिए भी हेल्पफुल है। और अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।